हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 के एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम भारतीय संविधान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। पहला है, दुनिया में जिन देशों के पास अपना संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। सेकंड, संविधान यह तय करता है कि सरकार किस तरह की होगी। थर्ड, संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। चौथा है आपका, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे संविधान क्या होता है। संविधान एक नियमों का दस्तावेज होता है, यानी कि यहाँ पर नियम या कानून वगैरह जो होते हैं वो लिखित रूप में लिखे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी अच्छे से अवगत हैं कि शासन व्यवस्था में आपकी एक पद्धति होती है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति होती है, और दूसरी होती है राजतांत्रिक शासन पद्धति। चाहे लोकतांत्रिक शासन पद्धति हो या राजतांत्रिक शासन पद्धति हो, हर पद्धति अपना जो कोई भी नियम या कानून होती है उसे लिखित रूप में संग्रहित करती है, लिखित रूप में उसे लिखती है। यानी कि यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि दुनिया में जितने भी देश हैं और जिनके पास अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि संविधान जो है लोकतांत्रिक भी हो सकता है, राजतांत्रिक भी हो सकता है। तो ये संविधान के स्वरूप पर निर्भर करता है। केवल संविधान बनाने से मतलब नहीं है कि लोकतांत्रिक हो जाएगा, नहीं। संविधान का स्वरूप क्या है, संविधान में किस तरह की बातें निहित हैं, तो उन बातों के आधार पर वो डिसाइड होगा कि ये देश लोकतांत्रिक है या नहीं है। केवल संविधान से मतलब नहीं है। संविधान तो राजतांत्रिक देशों का भी होता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड है, संविधान यह तय करता है कि सरकार किस तरह की होगी। देखिए बिल्कुल सही बात है, संविधान ही तय करता है कि संविधान की सरकार आपकी किस तरह से होगी। सरकार का निर्वाचन होगा या सरकार जो है राजा के अधीन होगी, यानी यहाँ सर्वोच्चता राजा की होगी, राजा के अधीन सरकार चलेगी, कैसे चलेगी ये संविधान तय करता है। संवैधानिक एक ढांचा होता है, उस ढांचे में संविधान पूरा सरकार का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि इस ढांचे में सरकार बनेगी, इस तरह से इसकी कार्यवाही चलेगी, सर्वोच्चता पर कौन होगा, क्या वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा या फिर राजसत्ता से आएगा, ये संविधान डिसाइड करेगा। और संविधान ये बातें डिसाइड करेगा, उसी से संविधान का जो है यहाँ पर पता चलेगा कि ये लोकतांत्रिक देश का संविधान है या फिर राजतांत्रिक देश का संविधान है। तो यहाँ पर सेकंड कथन भी सही है। थर्ड है आपका, संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देखिए बात कर लें हम भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में आपने देखा होगा हमने यहाँ पर अगर हम धार्मिक मसले पर बात कर लें, धार्मिक मुद्दे पर बात कर लें, तो हमने यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है। यानी कि हमने यहाँ पर अपने संविधान में कोई भी लिखित धर्म को मान्यता नहीं दी है। यानी कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमने सभी धर्मों का आदर किया है। तो अपने संविधान में हमने धार्मिक स्वरूप में अपना जो है स्वरूप कैसा दर्शाया है, एक धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ पर यानी संविधान ये बता रहा है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। तो यहाँ थर्ड कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए धर्म के मामले में बोला है मैंने। अगला है यहाँ पर, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, वो सभी व्यक्ति आपको पता होगा कि लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम के स्वरूप उनके माइंड में बात अच्छे से क्लियर थी कि हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, हमने देश को आज़ाद करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उस लंबी लड़ाई में हमारे सभी देशवासियों ने मिलकर योगदान दिया है। तो हम एक ऐसा संविधान निर्माण करेंगे जिसमें कि हमारे सभी देशवासियों को लगे कि ये उनके लिए ही बना संविधान है, उनके ऊपर थोपा हुआ संविधान नहीं है, बल्कि उनके लिए ही बना हुआ संविधान है। तो इस आधार पर हमने ऐसा संविधान तैयार किया जहां पर हम अपने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे सकें, अपने हर वर्ग को यहाँ पर स्वतंत्रता दे सकें, यानी हमारे यहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इस आधार पर हमने संविधान में यहाँ पर इस आधार पर हमने संविधान में इन चीज़ों को निहित करते हुए, इन आदर्शों को सूत्रबद्ध करते हुए यहाँ पर अपने संविधान का निर्माण किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, दुनिया भर के विभिन्न देशों में संवैधानिक लोकतंत्र को लेकर लंबे जनसंघर्ष हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में संविधान निर्माण के लिए हुए संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, नेपाल में कई बार लोकतांत्रिक संविधान बनाने का प्रयास किया गया, पर राजा को संविधान में सर्वोच्च रखने के कारण यह विफल रहा। सेकंड,
सन 2006 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। थर्ड है आपका, नेपाल में नया लोकतांत्रिक संविधान सन 2015 में अपनाया गया। बात करें यहाँ पर, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में क्या था, नेपाल में एक लंबे समय से राजशाही का इतिहास रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया है और हमारे देश में नया संविधान जब अपना लिया गया है, ठीक है, तो उसके बाद नेपाल वाले भी हमसे इंस्पायर हुए हैं। नेपाल के लोगों को भी लगा है कि हम अपने देश में भी एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएं, संविधान अपनाएं। अब चूंकि वहाँ पर लंबे समय से राजशाही का इतिहास रहा है तो राजशाही को एकदम हटा देना भी यहाँ पर मुश्किल था, असंभव था। लोगों ने आंदोलन वगैरह किए हैं, तो उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर राजा पर दबाव पड़ा है और राजा ने संविधान निर्माण भी करवाया है। तो यहाँ पर पहला संविधान निर्माण लगभग आपके 60 के दशक में हुआ है। अब चूंकि वो संविधान जो बनाया गया था वो लोगों के अनुरूप नहीं था, राजशाही के अंडर में बनाया गया था, तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे करके यहाँ पर 2-3 बार संविधान बनाए गए हैं, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। फाइनली यहाँ पर एक यानी कि मध्यस्थ रास्ता निकाला गया है, मध्य मार्ग निकाला गया है। 1990 में एक संविधान बना है और 1990 के संविधान के तहत यहाँ पर जो सत्ता की सर्वोच्चता है वो राजा के पास रहने दी गई है। यानी कि यहाँ पर इस संविधान में ये तय कर लिया गया कि सत्ता की सर्वोच्चता जो होगी वो राजा के पास रहेगी और बाद बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेंगी। और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो है वो कैसे चुनी जाएगी, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाएगी। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर तय की गई है। यानी सत्ता की सर्वोच्चता किसके पास है, राजा के पास है, और मंत्रिपरिषद वगैरह इसका जो है चुनाव होगा लोकतांत्रिक ढंग से। ये व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर 12 साल तक सरकार सही से चलती है। अब 12वें साल यानी सन 2002 में आकर राजा की नीयत में थोड़ा सा खोट आ जाता है। यहाँ पर राजा ये कह देता है कि यहाँ पर जो नेपाल के अंदर माओवादी संघर्ष चल रहे हैं गाँव में, उनको दबाने के लिए मुझे सेना का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके सन 2002 में राजा ने माओवादी संघर्षों को दबाने के नाम पर सेना का सहारा लिया है। अब सेना का सहारा लेकर धीरे धीरे करके ये क्या किया है, इन्होंने सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया है। सन 2005 तक पूरी तरह से आते आते पूरा का पूरा नेपाल सेना के दम पर इनके हाथ में चला गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले के समय में जो इन्होंने तमाम दलों से गठबंधन कर रखे थे कि ऊपर के लेवल पर हम रहेंगे, नीचे के लेवल पर आप काम करेंगे, अब सभी एकदम इनके अपोजिट चले गए हैं, क्योंकि अब पूरी सत्ता ही राजा के हाथ में आ गई है। एक संघर्ष तो होना ही होना है। तो यहाँ पर एक लंबा संघर्ष स्टार्ट हो गया है। लोगों ने राजा का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है और ऐसे ऐसे आते आते आप यहाँ पर देखेंगे सन 2005 में यहाँ पर माओवादी संगठनों सहित लगभग 12 दलों ने, यानी कि यहाँ पर माओवादी संगठनों सहित एक अन्य सारे राजनीतिक दलों ने एक 12 सूत्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं और राजा को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। सन 2006 तक आते आते राजा को भी संघर्ष के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। राजा को भी यहाँ पर पुरानी संसद को फिर से बहाल करना पड़ा है और सरकार बनाने का मौका देना पड़ा है। लेकिन अब तो लोग बिल्कुल ये चाह रहे थे कि राजा की सर्वोच्चता हम अपने नए संविधान में नहीं रखेंगे, राजा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, राजा को हमें बिल्कुल हटाना ही हटाना है। फाइनली होता यह है कि सन 2008 में आते आते यहाँ पर पूरा देश ही हुआ लोकतांत्रिक देश बन गया है। यानी राजा की सर्वोच्चता भी यहाँ पर अब खत्म कर दी गई है। सन 2008 में लोकतांत्रिक देश बनने के बाद इन्होंने एक अपना नया संविधान तैयार किया है और नए संविधान को इन्होंने सन 2015 में अपना लिया है। अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से स्टेटमेंट देखें तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेपाल में कई बार लोकतांत्रिक संविधान बनाने का प्रयास किया गया, पर राजा को संविधान में सर्वोच्च रखने के कारण यह विफल रहा। सेकंड, सन 2006 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। देखिए, सन 2006 में नेपाल में राजतंत्र खत्म नहीं हुआ, बल्कि सन 2008 में यहाँ पर राजतंत्र खत्म हुआ है और ऐसे करके ये लोकतांत्रिक देश बना है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2008 में खत्म हुआ है यहाँ पर राजतंत्र, ठीक है। थर्ड है आपका, नेपाल में एक नया लोकतांत्रिक संविधान सन 2015 में अपनाया गया। ये थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इन्होंने एक नया जो लोकतांत्रिक संविधान था ये कब अपनाया है, सन 2015 में अपनाया है। यानी कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के नियमों पर चलने वाला संविधान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब आपका, भारत में संविधान निर्माण के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। सेकंड, भारत में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। थर्ड है आपका, दिसंबर 1946 से नवंबर 1950 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। चौथा है आपका, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया।
देखिए, बात कर लें हम संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बार जो चर्चा थी वो 1934 को हुई थी। 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग जो थी वो एम.एन. रॉय ने उठाई थी। एम.एन. रॉय एक वामपंथी नेता थे और इन्होंने ये मांग उठाई थी कि भाई संविधान सभा बनाई जानी चाहिए जिसमें संपूर्ण भारतीयता का प्रतिनिधित्व हो और ऐसे करके हम भारतीय लोग मिलकर अपने देश का संविधान स्वयं बनाएं। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले मांग ये उठाई थी। बाद में आकर 1935 में इस मांग को कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को अपनी ऑफिशियल नीति में शामिल कर लिया। यानी ऑफिशियली कांग्रेस ने माना कि हम एक संविधान सभा का गठन करना है जिसके जरिए हम अपने देश का संविधान रच सकें यानी बना सकें। देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपकी एनसीईआरटी वाली किताब में जो तारीख लिखी है वो लिखी है 1934, जबकि 1934 क्या है, यहाँ पर एम.एन. रॉय ने मांग उठाई थी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे, एम लक्ष्मीकांत वाली किताब उठाकर देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग उठाई है और 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को माना है यानी अधिकृत रूप से अपनी नीति में शामिल किया है। यानी कि एनसीईआरटी में जो 1934 की तारीख लिखी है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें सही तारीख 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग उठाई है और 1935 में कांग्रेस ने इसे शामिल किया है अपनी ऑफिशियल नीति में। ठीक है, सेकंड है, भारत में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, यहां पर आप लोग जानते ही होंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है यहाँ पर इसकी मांग और तेज हो गई, संविधान सभा की मांग और तेज हो गई। ऐसे करके यहाँ पर फाइनली दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया है। और संविधान सभा का जिस दिन गठन हुआ था और संविधान सभा की पहली यहाँ पर मीटिंग थी, उस दौरान आपको पता होगा तमाम ऐसे लोग थे जो कि भारत में रहना नहीं चाहते थे यानी कि अलग पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो वो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो ऐसे करके 9 दिसंबर 1946 को चूंकि लोगों ने बहिष्कार कर दिया है, तो यहाँ पर टोटल 211 सदस्य जो थे वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। 211 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए हैं और उस दिन का जो अस्थायी अध्यक्ष है यानी उस दिन की बैठक का जो अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर चुन लिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर इसका अध्यक्ष जो है चुन लिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद अगली वाली जो इसकी मीटिंग होती है वो 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुन लिया गया है। ये बात आप ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड कथन की, यहाँ पर लिखा है 1946 से लेकर नवंबर 1950 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। देखिए, यहाँ पर दिसंबर 1940 से लेकर नवंबर 1949 के बीच 1949 के बीच संविधान सभा ने अपना संविधान जो है इसका प्रारूप तैयार कर लिया, संविधान बनकर तैयार भी हो गया है। इसको संविधान को बनकर तैयार होने में आपको पता होगा 2 ईयर 11 मंथ यानी 11 महीने और 18 दिन यानी कि 2/11M 18D करके याद कर सकते हैं आप, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। और ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया है। कुछ उपबंध जो थे उस दिन लागू भी कर दिए गए हैं, कुछ उपबंध जो है फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए हैं, ये बात आप जानते होंगे। यानी कि ये पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन के दौरान यहाँ पर संविधान सभा की टोटल 11 बैठकें हुई हैं। ये संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई हैं? 11 बैठकें हुई हैं। वहीं यहाँ पर इसके जो और भी सदस्य थे, इन सदस्यों ने इस प्रारूप पर लगभग चर्चा करने के लिए इनकी जो बैठकें हुई हैं लगभग 114 दिनों तक यहाँ पर चर्चा की है इन प्रारूपों पर कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण को लेकर लगभग 60 लाख रुपए का खर्चा आया है उस समय। ठीक है, ये मैं आपको एम लक्ष्मीकांत वाली किताब से बता रहा हूँ आंकड़े। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकंड कथन सही है। चौथा कथन आपका ये कहता है कि भाई संविधान सभा के सदस्यों ने जो स्वतंत्रता संघर्ष से जो आदर्श उपजे थे उनको ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया। ये हकीकत बात है। संविधान सभा ने ये देखा कि हमारा भारतीय जो समुदाय है इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो हम भी एक ऐसा संविधान तैयार करें जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना करे बल्कि संपूर्ण देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता हो। यानी हम अपने हर वर्ग समुदाय को इस संविधान में जोड़ लें। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया और उसकी झलक आपको देखने को भी मिलती है संविधान में। तो यहाँ पर आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, भारत का संविधान दुनिया के विशालतम और उत्कृष्ट संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है आपका, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। सेकंड, अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों की निरंकुशता का या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। थर्ड है आपका, संविधान ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है, यानी देश जो है आस्था रखता है। तो देखिए, अगर पहले कथन को उठाकर देखें, पहले कथन की चर्चा करें, तो पूरा जो हमारा संविधान बना है, हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को, यानी कि किसी भी धर्म से आते हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी जाति हो, लिंग कोई भी हो, जन्म स्थान कोई भी हो, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। इसके बारे में आगे भी हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो हम डिफाइन करेंगे वहां पर। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात भी ध्यान रखी, क्योंकि 1947 के दौरान आपको पता होगा एक भयंकर संघर्ष हुआ था और संघर्ष में जबरदस्त तरीके से मारकाट हुई थी, लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो हमारे यहाँ भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय रह गया था। तो हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात थी कि जिन मुसलमानों ने अपने देश को चुना है, भारत को चुना है, तो उनके मन में कहीं ये भाव ना रहे कि यहाँ पर हम अल्पसंख्यक बनकर रह रहे हैं या फिर हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया गया, हमको दबा कर रखा गया, ऐसा बिल्कुल भी इनको ना लगे। तो इन्होंने यहाँ पर इस तरह के यहाँ पे प्रावधान रखे ताकि हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने आप को असुरक्षित ना समझे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपके संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, यहाँ पर इनको अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बचाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड कथन की अगर हम बात करें, यहाँ पर संविधान ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है। देखिए, यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में इसके मूल स्वरूप का पूरा जिक्र हो जाता है कि संविधान वास्तव में है क्या। हमारा संविधान किस तरह की शासन व्यवस्था की, किस तरह की समाज की या किस तरह के भारत के निर्माण की परिकल्पना कर रहा है, तो आपको प्रस्तावना में पूरा देखने को मिल जाता है। कोई भी सरकार आए और ये कहे कि नहीं, ये सब हटा के संविधान का जो मूल ढांचा है इसको हटाकर हम जो चाहें अपने मनमर्जी से करना चाहें वो अपना लें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही एक एग्जाम्पल दिया गया है, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि भारत की जनता को ये लगता है कि फलानी सरकार बेटर नहीं है, फलानी सरकार बेकार है, ये बेकार है, तमाम नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, तो ऐसा किया जाए कि पूरा जो शासन व्यवस्था है वो आर्मी के अंडर कर दें। कभी कभी आता है विचार, यानी कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं ऐसे कभी कभी जनरली कि भाई सब नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, क्यों ना पूरे देश की शासन व्यवस्था या शासन की जो पूरी बागडोर है आर्मी के हाथों कर दें। ऑब्वियस सी बात है, सबको अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर वहीं ये आर्मी के ऊपर कोई ऐसा नेता, भ्रष्ट नेता आकर बैठ जाए जो कि आर्मी को अपने अधीन करके पूरी जनता पर अत्याचार करे, तो क्या आपके लिए यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा देश में? नहीं रहेगा। तो हमारा संविधान इस हिसाब से गढ़ा गया है, इस हिसाब से रचना की गई है कि कभी भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो एक संतुलन बना रहता है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कभी क्रिएट नहीं होती है कि आर्मी पूरा शासन चलाए, नहीं, हमने पूरा अपने यहाँ शक्ति संतुलन बना के रखा है ताकि हमारे यहाँ ये स्थिति कभी क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, भारतीय संविधान में संघवाद के ढांचे की स्पष्ट व्याख्या की गई है। भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यहां पर संघवाद से आशय है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। सेकंड, हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर की सरकारें शामिल हैं। थर्ड है आपका, भारतीय संघवाद में राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और राज्यों को स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार नहीं है। चौथा है आपका, संविधान में कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए कुछ सूचियां दी गई हैं जो यह बताती हैं कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। देखिए, यहां पर अगर संघवाद का आशय देखें, संघवाद का आशय यही है, यानी कि देश में एक से ज्यादा स्तरों पर सरकारें हों। ठीक है, ये पूरा फेडरलिज्म कहलाता है, संघवाद कहलाता है। संघवाद का मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा स्तरों पर यहाँ पर सरकारें कार्यरत हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है।
वर्तमान में हमारे देश में जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 2 स्तरों की शासन व्यवस्था की बात कही गई थी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की। उस समय स्थानीय स्तर की सरकार वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको पता होगा 73 में और 74 में संविधान संशोधन के जरिए इसे ऐड किया गया है। स्थानीय स्तर की सरकारों के कॉन्सेप्ट को बाद में ऐड किया गया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। भारतीय संघवाद में अगर हम एक बात यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राज्य केवल आपके केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राज्यों को भी स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार है। राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं अपनी सत्ता चलाने के, अपनी सरकार चलाने के, यानी कि वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं कर रहे हैं वो लोग। उन्हें भी स्वायत्त रूप से सत्ता चलाने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार दिया गया है हमारे यहाँ जो सूचियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए केंद्र राज्य के मध्य क्या क्या विषय आवंटित होंगे या कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं, तो वो सब सूचियां हमारे यहाँ दी गई हैं। यानी आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, और फिर कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाया हुआ कानून यहाँ पर प्रभावी होता है। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड कथन देखें, थर्ड कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इन्हें स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार दिया गया है, यानी केवल ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि इन्हें स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार भी होता है, यानी कि इन्हें भी ताकत और अधिकार मिलते हैं संविधान से। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। चौथा वाला कथन बिल्कुल सही है। आपके संविधान में कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए आपकी जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में यहाँ पर 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिसमें आपकी केंद्रीय सूची है, यानी संघ सूची जिसे बोलते हैं। संघ सूची में आपके मूल रूप से 97 विषय रखे गए हैं, 97 विषय रखे गए हैं। वहीं अगर आपकी राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में आपके 66 विषय आपके राज्य सूची में आते हैं। 66 आपके जो है राज्य सूची में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। वहीं जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, इसमें मूल रूप से तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इसमें 52 विषय आ गए हैं। ठीक है, और ये आपकी जो सूचियों वाला कॉन्सेप्ट है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची है, वहां पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर तीनों लिस्ट रखी गई हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल तीसरा वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका ए, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, भारतीय संविधान में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान के अनुसार सरकार के 4 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। सेकंड, विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। थर्ड, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। चौथा है आपका, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो अभी जैसा कि आपके अभी जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4 आया है, वहां पर आपने देखा कि कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाए, हमें लगने लगे कि जो प्रचलित सरकार हैं वो सब भ्रष्ट हो चुकी हैं, हम पूरा शासन जो है आर्मी के हाथ सौंप दें। तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर अपने संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया है। यानी हमने ये देख लिया, मान लीजिए कोई विधायिका भ्रष्ट हो जाए पूरी तरह से, तो कार्यपालिका तो है ही है, और कार्यपालिका भी भ्रष्ट हो जाए तो न्यायपालिका तो बनी हुई है। और तीनों की शक्तियां इस हिसाब से डिवाइड की हैं कि कोई किसी के में अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कोई किसी के में हावी नहीं हो सकता है, सभी का एक संतुलन बना हुआ है। ऐसे करके हमारे यहाँ सरकार चल रही है। तो संविधान के अनुसार सरकार के जो है 4 अंग नहीं है, बल्कि 3 अंग हैं। यहाँ पर नगरपालिका नहीं है इसमें, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करें आपके विधायिका की, तो विधायिका में आपके जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं, और ये प्रतिनिधि जो होते हैं ये जनता की तरफ से डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन सही है। कार्यपालिका की बात करें, देखिए कार्यपालिका में ध्यान देने वाली बात यह है, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के जो चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं, इनके लोगों के द्वारा ही निर्वाचित, यानी इनके लोगों के द्वारा ही इलेक्ट ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें लगता है कि ये लोग आपकी शासन की बागडोर संभालेंगे, शासन चलाएंगे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और आपके जो है मुख्यमंत्री के बारे में मैंने पढ़ाया था कि इनका चुनाव नहीं होता है, इन्हें नियुक्त किया जाता है। और कैसे नियुक्त किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको किताब में क्लास 6 में भी आपको बताया था, क्लास 7 में भी जिक्र आया था, तो वहां पर हमने चर्चा की थी आपसे। तो यहाँ पर थर्ड कथन बिल्कुल सही है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। वहीं जो न्यायालयों की व्यवस्था है उसको न्यायपालिका कहा जाता है, और सर्वोच्च में आपके यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर है,
ठीक है, इसके बनाए हुए कानून या इसके द्वारा कोई भी जो जजमेंट दिया जाता है उस जजमेंट का पालन इसके अधीनस्थ, चाहे स्टेट जो आपके आते हैं यानी कि राज्य हाई कोर्ट आ रहे हैं जो भी, और राज्य हाई कोर्ट के अधीन नीचे जो आ रहे हैं यानी स्टेट जो है जिला लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट आ रहे हैं, वो सब इनके कानूनों का या इनके डिसीजन का, इनके जजमेंट का पालन करते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर आपका दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, तो आंसर होगा आपका डी, केवल 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, राज्य शब्द का अर्थ राज्य सरकारों से है। सेकंड, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए यहां पर राज्य शब्द का अर्थ कभी कभी हम राज्य सरकारों से लगा लेते हैं, राज्य सरकारों से इसका अर्थ नहीं है। पहली बात ये जान लीजिए, राज्य का अर्थ जो हम लगाते हैं वो राज्य सरकारों से नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था होती है, राजनीतिक संस्था होती है जो कि एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोग, संप्रभु का मतलब जानते हैं, जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाध्यकारी बल कार्य नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो राज्य एक ऐसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसे निश्चित भूभाग को प्रतिनिधित्व करता है जो कि संप्रभु हो, यानी संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो उस संस्था को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। यानी आप बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं जैसे हम भारतीय राज्य हैं, नेपाली राज्य हैं, तो ये आपके राज्य हो जाएंगे। तो सेकंड वाला कथन यहाँ सही है, यहां पर आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आज आपका, हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। मूल रूप से संविधान निर्माण के समय 6 मौलिक अधिकार थे। सेकंड, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। थर्ड, मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य, हर एक नागरिक इन अधिकारों की दावेदारी कर सकता है और ये अधिकार कानून निर्माण करने वाली सत्ता और संस्था पर भी बाध्यकारी हैं। चौथा, संविधान सभा के सदस्यों ने नीति निर्देशक तत्वों वाला खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। देखिए अगर हम पहली बात करें, आपका पहला कथन देखें तो मौलिक अधिकारों वाला खंड आपका जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। और जब मूल रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 6 मौलिक अधिकार नहीं थे बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार भी था, यानी आपके पहला अधिकार आपको पता होगा समानता का अधिकार है, दूसरा अधिकार आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा अधिकार जो है आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा जो है आपका जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है, छठवां आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और उस समय एक 7वां अधिकार और था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है काफी विवाद का विषय रहा था स्टार्टिंग से ही, और बाद में इसे आकर हटा दिया गया। तो यहाँ पर पहला कथन आधा यहाँ तक तो सही है आधा, और ये आधा गलत है, यानी कि उस समय 6 मौलिक अधिकार नहीं थे बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड कथन की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को जो राज्य की सत्ता है, यानी किसी देश के भीतर जो मौजूद सत्ता है ये मनमाने ढंग से या अपना निरंकुश इस्तेमाल कर रही है तो उनसे ये बचाते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों में यहाँ पर कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, किसी देश के नागरिक को, अपने एक देश के नागरिक को जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं जिनका हनन कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, और उसमें भी कंडीशन लगी हुई है, कुछ ही अधिकारों का हनन किया जा सकता है, सारे अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 9th में पहुंचेंगे तो डिटेल में फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अभी जितना यहाँ पर है उतना जान लेते हैं कि ये मौलिक अधिकार हमें हमारे सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। थर्ड है आपका मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य है, हर एक नागरिक इन अधिकारों की दावेदारी कर सकता है। ये बिल्कुल बात सही है, देश का कोई भी नागरिक हो, अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म किसी का भी हो, वो इनकी दावेदारी कर सकता है। इनका हनन होने पर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये बात आपको मैंने क्लास 7 में भी बताई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं या सत्ता या संस्थाएं हैं उन पर भी बाध्यकारी हैं, यानी ये लोग कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो।
तो ये उन पर भी बाध्यकारी हैं, यानी उन्हें भी ये ध्यान में रखना है कि कोई कानून ऐसा ना बनाया जाए जिससे कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या उनमें न्यूनता आ रही हो, कमी आ रही हो। ठीक है, तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चौथे कथन की अगर हम बात करें, देखिए संविधान में आपके जो है फंडामेंटल राइट्स का भी प्रावधान है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स बोल रहा हूं मैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इनका भी प्रावधान है। तो नीति निर्देशक तत्व रखने वाला जो खंड है ये बाध्यकारी नहीं है, यानी कि आप समझ रहे होंगे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनके हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण नहीं ले सकता है, लेकिन रखा गया है। रखा इसलिए गया है क्योंकि इन्हें इसमें ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। राज्य के कल्याणकारी होने के लिए यहाँ पर तमाम उपबंध दिए गए हैं कि एक राज्य को क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से कार्य करने चाहिए, लोगों को बचाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन से आय के साधन सृजित करने चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों ने जो ये रखे हैं डीपीएसपी, इसलिए रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें, यानी हमारे राज्य की, भारतीय राज्यों की जनता की जो गरीबी दूर करने के लिए इसके तहत नीतियां बनाई जा सकें, उनके लिए लाभकारी योजनाएं लाई जा सकें, इसलिए ये रखे गए हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन आपका सही है। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए यहाँ पर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है, जहाँ पर की पॉइंट्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएं क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे पूरे क्वेश्चंस के जो मानक रखा गया है वो मानक मैंने यूपीएससी लेवल का ही रखा है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप में फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। जो आपके पहला पढ़ाई का लेवल था, आज उस पढ़ाई का लेवल क्या है, तो आप अपने आप में अंतर भी देख रहे होंगे कि आप में सुधार आया है। आप रोज नई नई चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही कंटिन्यूसली फॉलो करते जाइए, आपको पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।